Hello everyone, my name is Shani Sharma. Welcome back to my channel Learn with Shalini. So the chapter of the day is chapter 2 of class 8 history, that is the expansion of British Empire in India part 1. Let's start with the chapter. So introduction. Aurangzeb was the last powerful Mughal emperor. Okay, so he was the last. So here we are talking about the advent of the British Empire. You can say the advent of the British rule in India. So उसके बाद में क्या हुआ था? That means जब British rule आया था तो उस समय situation ये थी कि जो last Mughal emperor था. I hope you know that Mughal Empire was replaced by the British Empire. Okay, so Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. Okay, he established the control over a very large part of the territory that is now known as India. Okay, so Aurangzeb जो था वो last powerful Mughal emperor था. Okay, उसकी जब उसकी डेथ हो गई थी 1707 में. Okay, उसकी डेथ के बाद से जो मुग़ल एम्पायर है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि तब तक ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में यू कैन से in their own way they had started establishing their empire in India. Okay, so after his death in 1707, as I've told you, many Mughal governors, that means सूबेदार्स उनको हम कह सकते हैं, and the big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. Okay, so जब एक बड़ा जो हम कह सकते हैं जो पावरफुल मुग़ल एम्परर है औरंगज़ेब की डेथ हुई, तो उसके बाद में क्या हो, जो उसी के जो मुग़ल गवर्नर्स थे, यानी कि औरंगज़ेब के अंडर जो छोटे छोटे प्रोविंसेस में जो गवर्नर्स थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट और एक तरीके से हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था और अपनी रीजनल किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि ओके किंग की अब डेथ हो गई है, सो दिस इज द बेस्ट, यू कैन से इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक एडवांटेज फ्रॉम दिस सिचुएशन, एंड दे हैड स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग देयर ओन किंगडम्स. ओके, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. Okay, so अब सेकेंड हाफ जो है 18th सेंचुरी का, उसमें जो एक नई हम कह सकते हैं इमर्जिंग पावरफुल एम्पायर हम कह सकते हैं, वो कौन सा था? पॉलिटिकल होराइजन मीन्स पॉलिटिकली जो इंडिया को जिसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, वो कौन थे? आपके द ब्रिटिश. ओके, सो now did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories. Okay, so यहाँ पे पूछ रहे हैं that they are asking you कि क्या जो ब्रिटिशर्स हैं वो स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी की तरह इंडिया आए थे, क्या उनको टेरिटरीज जो है वो एक्वायर करने में उन्हें इंटरेस्ट था या नहीं था? सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर. ओके, नाउ हाउ देन डिड दे कम टू बी द मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर, यानी कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो एम्पायर है, वास्ट एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश किया. इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस कम अबाउट. ओके, सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से, क्या उनका पर्पस था, क्या वो स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी की तरह इंडिया में आए थे, उनका टेरिटरी एक्वायर करने का पर्पस था या नहीं था, और उन्होंने इंडिया में किस तरह से अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया. सो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी. सो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. ओके, सो सबसे पहले हम 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी एक कंपनी एस्टेब्लिश की थी, जिसका पर्पस क्या था कि हम ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उसमें हम क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे. ओके, अब उसका मतलब क्या है? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने एक चार्टर जो है वो पास किया था. उसमें क्या था? दैट चार्टर इट हैड ग्रांटेड द सोल राइट. सोल मतलब क्या होता है? ओनली राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यानी कि जो ब्रिटिश लोगों की जो कंपनी है, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स जो है, ओनली उनको ही राइट है कि वो ईस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेड कर सके, यानी कि बाकी और जो देश है या बाकी और जो कंट्रीज़ है उनके जो ट्रेडर्स हैं उनको ईस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेड करने का परमिशन नहीं था. यानी कि इन्होंने अपने आप को मोनोपोली अपनी डिक्लेयर कर दी, दैट ओनली ब्रिटिशर्स, ओनली दे हैव द राइट टू ट्रेड इन द ईस्टर्न countries. Okay, now this meant that no other trading group in England could compete with the East India कंपनी देयर विद देयर प्राइजेस. ओके, सो यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि इसका मतलब क्या है, ये जो चार्टर है उसने क्या हुआ था, सिर्फ जो हम कह सकते हैं जो इंग्लैंड में जो ट्रेडिंग कंपनीज है सिर्फ उनको ही क्या है, राइट है. ओके, दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन द इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द
ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन देयर प्राइजेस। ओके, सो यानी कि क्या है, बाकी जो ट्रेडिंग ग्रुप्स जो है इंग्लैंड के, ठीक है, उनको परमिशन नहीं थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गुड्स हैं उनके साथ में कॉम्पीट कर सके, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मोनोपोली डिक्लेयर कर दी थी कि सिर्फ हमें ही राइट है, ठीक है। और उन्होंने अपने क्वालिटी, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सबसे अलग किया था कि बाकी जो ट्रेडिंग ग्रुप्स जो थे वो इनकी जो प्रोडक्ट्स है या इनके प्राइजेस पे इनके साथ में कॉम्पीट नहीं कर सकते थे। ओके, now with this charter the company could venture across the oceans looking for, देखो अब यहाँ पर क्या है, चार्टर में एक तो उनको सोल राइट मिला था दैट ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ द राइट टू ट्रेड विथ ईस्टर्न कंट्रीज। उसके अलावा कुछ और भी इसके फीचर्स है इस चार्टर के जो क्वीन एलिजाबेथ ने हम कह सकते हैं उसको पास किया था। नाउ विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइस एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट अ हायर प्राइजेस। ओके, सो इस चार्टर में क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ओशंस के अक्रॉस जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी क्या करेगी, ट्रेड करेगी, और वो ढूंढ रहे थे ऐसी न्यू लैंड्स जहाँ से वो अपने यानी कि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी, दूसरे कंट्रीज़ के जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं उनको चीप प्राइसेस पे परचेज करे और वापस उन्हीं गुड्स को यूरोप में हायर प्राइसेस पे क्या करे, सेल करे। ओके, सो यानी कि जब आप स्मॉल कम प्राइस की प्रोडक्ट को जब आप परचेज करेंगे उसको हायर प्राइस पे जब हम उसको सेल करेंगे तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो कंपनी है वो ऐसी कंट्रीज़ को, ऐसे न्यू लैंड्स को देख रही थी, ऐसी कंट्रीज़ को से रिलेटेड सर्च करी थी जहाँ पर वो हम कह सकते हैं वहाँ की कंट्री के जो अच्छे क्वालिटी के जो गुड्स हैं उनको चीप प्राइसेस पे परचेज कर सके और वापस अपने ही कंट्री में यानी कि हम कह सकते हैं अपने कॉन्टिनेंट यूरोप में क्या कर सके, उनको हायर प्राइसेस पे सेल कर सके ताकि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट हो। ओके, नाउ द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। क्यों, अब यहाँ पे फियर क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप से ही मोनोपोली डिक्लेयर कर दी है कि कोई भी और ट्रेडिंग कंपनी अगर ट्रेड करने की कोशिश करेगी तो उसको क्वीन एलिजाबेथ जो है वो उनको पनिशमेंट देगी। ओके, सो इस तरीके से जो कंपनी थी उनके पास कोई कॉम्पिटिशन में, उनको किसी भी कॉम्पिटिशन का क्या था, फियर नहीं था। ओके, नाउ mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। ओके, अब यहाँ पे क्या, यानी कि मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी यानी कि वो कंपनी जिसके पास मोनोपोली है उनको उन दिनों में हम कह सकते हैं उनके पास कोई कंपटीशन नहीं होता था, कोई और ट्रेडिंग कंपनी कंपटीशन में नहीं होती थी। सो वो इजीली क्या करते थे, हम कह सकते हैं वो इजीली चीप प्राइसेस पे गुड्स को परचेज करते थे और उनको सेल डियर मतलब क्या होता है, हायर रेट पे क्या कर सकते थे, सेल करते थे। ओके, अब यहाँ पे एक हम कह सकते हैं एक अप्रोच या एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मर्सेंटिलिज्म। अब मर्सेंटिलिज्म का मतलब क्या होता है, अ पॉपुलर बिलीफ इन द 17 to 18 centuries that states that a nation। अब ये जो मर्सेंटिलिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्या है, ये 17 और 18 सेंचुरी की सिचुएशन बताता है। उस समय क्या सिचुएशन थी, दैट अ नेशन मस्ट एक्सपांड इट्स फॉरेन ट्रेड इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स इकोनॉमी। यानी कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब ये है कि एक जो कंट्री है वो अपने इकोनॉमी को, अपने फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए या अपने आप की अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉरेन ट्रेड को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, एक्सपांड करेगी, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में क्या करेगी, ट्रेड करेंगी। ओके, सो अभी भी आज भी यही हो रहा है। इंडिया को जो है, इंडिया को नेशनल इनकम तो हो ही रहा है, लेकिन इंडिया बाकी कंट्रीज़ के थ्रू अपने जो गुड्स है उनको दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करके भी फॉरेन ट्रेड को क्या कराए, एक्सपांड कराए, सो दैट इंडिया अपनी इकोनॉमी को क्या कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके। ओके, सो मर्सेंटिलिज्म का मतलब भी ये होता है कि एक नेशन जो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब दूसरी कंट्रीज के साथ में ट्रेड करता है, उसी प्रोसेस या उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मर्सेंटिलिज्म। ओके, नाउ ट्रेड वॉर्स मीन्स the war that was related to trade। okay, now
The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the Eastern markets. यानी कि जो रॉयल चार्टर जो है एलिजाबेथ ने जो डिक्लेयर किया था या जो पास किया था, उसके थ्रू वो इंग्लैंड में तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से मोनोपोली दे पाए, लेकिन बाकी जो यूरोपियन पावर्स है या बाकी जो यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज है उनको स्टॉप नहीं कर पाए, ओके, फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ईस्टर्न मार्केट्स. ओके, बाय द टाइम, अब इस समय तक क्या हो गया था, जब ये रॉयल चार्टर जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, इंप्लीमेंट हुआ, तब तक क्या हो गया था, बाय दिस टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप, इंग्लिश मतलब यहाँ पे ब्रिटिश है, ओके, इंग्लिश ships sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. Okay, so इस टाइम में क्या हो गया था कि जो पोर्चुगीज जो हैं वो इंडिया में ऑलरेडी जो है वो एंटर कर चुके थे. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो इंग्लैंड या जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ऐसी कंट्रीज़ को, ऐसे न्यू लैंड्स को सर्च करी थी जहाँ से वो गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो परचेस करे और यूरोपियन मार्केट में उनको हायर प्राइसेस पे क्या करे, उनको सेल करे. ओके, सो इंडिया के बारे में भी उन्होंने सोचा था. ओके, अब इंडिया का जो आइडिया है वो उनको कहाँ से मिल गया, पोर्टुगीज से मिल गया, क्योंकि पोर्टुगीज जो है वो सबसे पहले उन्होंने इंडिया का जो लैंड रूट है उसको सर्च किया था. ओके, सो इट वाज वास्को डी गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498. ओके, सो वास्को डी गामा जो है वो एक्सप्लोरर जो है उसने इंडिया का जो रास्ता है सी रूट के थ्रू उसको फाइंड आउट कर दिया था. तो इससे क्या हो गया, जो ब्रिटिशर्स से उनको आइडिया आ गया कि ओके, थ्रू this route we can enter to India and we can trade with India. Okay, so पोर्चुगीज की वजह से क्या है, पोर्चुगीज जो है वो हम कह सकते हैं एक और ट्रेडिंग कंपनी, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंपनी, जिससे सबसे पहले इंडिया का जो सी रूट के थ्रू जो वे है उसको फाइंड आउट किया था. ओके, सो इसके थ्रू ब्रिटिशर्स को आइडिया आ गया था कि सो दैट नाउ दे कैन ट्रेड विद द इंडिया, क्योंकि उनको ईजिली सी रूट जो है वो अवेलेबल है. ओके, बाय द अर्ली 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. देखो यहाँ पे ट्रेड वॉर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज है उनके बीच में कंपटीशन हो रहा था कि कौन इंडिया को कैप्चर करेगा, कौन अपनी मोनोपोली इंडिया में एस्टेब्लिश करेगा. ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, दैट वी हैड डिस्कस अबाउट पोर्चुगीज. ओके, अब यहाँ पे डच की एंट्री हो जाती है, फ्रेंच की होती है, लास्ट में आते हैं ब्रिटिशर्स. ओके, और एट द एंड क्या होता है, ब्रिटिशर्स इन तीनों जो ट्रेडिंग उनको डिफीट करके इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर सक्सेसफुली क्या कर देते हैं, इस्टेब्लिश कर देते हैं. ओके, सो बाय द अर्ली 17th century द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन. यानी कि एक ही टाइम पे क्या हो गया था, अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज जो है वो उनको इंडिया में ट्रेड करने का आइडिया जो है वो माइंड में आ गया था. ओके, सो डच जो है वो भी ट्राई कर रहे थे कि इंडियन ओशन को हम क्रॉस करके इंडिया के साथ में ट्रेड करें, और इंडिया के साथ में ट्रेड करने की उन्होंने, और हम कह सकते हैं इंडिया का जो सी रूट के थ्रू जो वे है उसको एक्सप्लोर कर लिया था. सून द फ्रेंच, देखो जो फ्रेंच मतलब क्या है, फ्रांस के जो ट्रेडर्स उनको हम फ्रेंच कह सकते हैं. ब्रिटिशर्स का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश के जो ट्रेडर्स है, यानी कि ब्रिटेन से जो ट्रेडर्स आए थे उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश. ओके, सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन. यानी कि एक ही टाइम पे क्या होगा, जैसे कि एक मूवी में होता है डिफरेंट जो हीरोज होते हैं उनकी एंट्री होती है, यहाँ पर भी क्या हो गया, अलग अलग हीरोज की एंट्री हो रही है एक ही टाइम पे. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले पोर्चुगीज आ गए इंडिया में, उन्होंने इंडिया में ट्रेड करने का सोचा. फिर डच जो है उन्होंने भी इंडिया का जो सी रूट है, सी रूट के थ्रू इंडिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया. फ्रेंच ट्रेडर्स जो है उन्होंने भी क्या किया, इंडिया के साथ में ट्रेड करने का इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. और ब्रिटिशर्स जो है वो ऑलरेडी क्या थे, मोनोपोली के थ्रू, और हम कह सकते हैं रॉयल चार्टर के थ्रू ऑलरेडी उन्होंने माइंड सेटअप कर लिया था दैट वी विल ट्रेड इन द ईस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली विद द इंडिया. ओके, बिकॉज इंडिया वॉज नोन एज अ गोल्डन स्पैरो at that time, and India was very popular and well known for his you can say for its resources and the geographical conditions. Okay, the problem was that all the companies were interested in buying the same things. अभी प्रॉब्लम क्या हो गई, चारों जो कंपनी है, दैट मीन्स पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, सबका जो कॉमन इंटरेस्ट था वो क्या था, इंडिया एट दैट टाइम. ओके, और सबकी जो उनको जो प्रोडक्ट्स जो परचेज करने थे वो सबके क्या थे, सेम थे. तो जब हम किसी सेम चीज़ पे टारगेट करेंगे तो क्या होगा, कंपटीशन होगा. ठीक है, नाउ द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क
एज यू नो दैट इंडिया शुरू से ही कॉटन और सिल्क के लिए क्या था, वर्ल्ड फेमस था, बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ सिल्क और कॉटन यहाँ पे अवेलेबल था। तो इन सबका जो इंटरेस्ट था वो क्या था, कॉटन एंड सिल्क। ओके, द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन द यूरोप। सो यूरोप में जो इंडिया के जो कॉटन के क्लोथ्स है, जो या हम कह सकते हैं जो सिल्क के क्लोथ्स है, उनकी यूरोप में क्या थे, यूरोपियन मार्केट में बहुत हाई डिमांड थी। ओके, तो जब डिमांड होगी तो यानी कि सप्लाई भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब सप्लाई आप अवेलेबल करवाएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ओके, पेपर, क्लोव्स, इंडिया जो है वो अपने स्पाइसेस के लिए भी वेल नोन था। इंडिया आज भी अपने स्पाइसेस के लिए, कॉटन और सिल्क के लिए क्या है, वर्ल्ड फेमस है। ओके, सो पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड। ओके, सो जो स्पाइसेस जो है वो इंडिया के और हम कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट में इंडियन स्पाइसेस की क्या थी, काफ़ी हाई डिमांड थी। तो चारों कंपनीज को ये लगा कि क्यों नहीं हम इंडिया में ट्रेड करें और इंडिया के जो यूरोपियन मार्केट की जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करें, ताकि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट हो। ओके, द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स। ओके, सो उनके पास एक ही सब ट्रेडिंग कंपनीज का जो पर्पस था, हम कह सकते हैं उनका जो उनका मेन पर्पस था वो किस तरीके से सर्व हो सकता था, जब वो अपने जो राइवल कॉम्पिटिटर्स हैं उनको वो हरा के अपनी मोनोपोली को क्या कर ले, एस्टेब्लिश कर ले। ओके, वो एक ही तरीका था जिससे वो अपने ट्रेड को एक्सपैंड कर सकते हैं इंडिया या अदर ईस्टर्न कंट्रीज़ में, कि जब वो अपने उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि ये चारों जो हैं, ऑल फोर ऑफ देम दे आर कॉम्पिटिटर्स। ओके, दे आर कंपीटिंग विथ ईच अदर, क्योंकि सबका जो मेन पर्पस जो है वो क्या है, सबका सेम है। सबको इंडिया से जितना हो सके मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, इंडिया के प्रोडक्ट्स को परचेज करना है और अपने मार्केट्स में क्या करना है, सेल करना है। ओके, द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स, अर्ज मीन्स क्या हो सकता है, डिजायर हम कह सकते हैं। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, क्योंकि चारों को क्या था, पावर को शेयर नहीं करना था, उनको अपनी अपनी पावर क्या करनी थी, एस्टेब्लिश करनी थी। तो चारों क्या कर रहे थे, इंडिया के लिए या इंडिया के रिसोर्सेज के लिए आपस में क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, और उन चारों के बीच में क्या हो रहे थे, बैटल्स हो रहे थे, क्योंकि सबको अपना अपना जो हम कह सकते हैं एक अपना जो इंडिपेंडेंट रूल है वो इंडिया में क्या करना था, एस्टेब्लिश करना था, अपना सोल ट्रेडिंग राइट जो है वो सिक्योर करना था। ओके, नाउ रिजल्ट क्या रहा इन बैटल्स का, सून द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश मीन्स ब्रिटिश ओनली, ठीक है, सून द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू विन ओवर मोस्ट ऑफ द पोर्टुगीज एंड द डच एस्टेब्लिशमेंट्स। ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सक्सेसफुली उन्होंने तीनों ट्रेडिंग कंपनीज को है जो है वो डिफीट कर दिया और इंडिया में सक्सेसफुली अपना ब्रिटिश एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया। ओके, सो रिजल्ट क्या निकला इन ट्रेड वॉर्स का, ये जो ट्रेड को लेके जो वॉर हो रहे थे चारों ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में, उनका रिजल्ट क्या निकला, फाइनली जो ब्रिटिश जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लास्ट में हम कह सकते हैं विक्ट्री मिली उसको, और उसने इंडिया में क्या कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया अपना एम्पायर। ओके, द ब्रिटिश एम्पायर, चैप्टर का नेम ही क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन द इंडिया। ओके, सो इस चैप्टर में हम यही डील कर रहे हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी जो ट्रेडिंग कंपनीज है उनको डिफीट करके इंडिया में अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया। नाउ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल का मतलब क्या है, बंगाल को कैप्चर करना, बंगाल पे अपना एम्पायर या अपना राइट जो है वो एस्टेब्लिश करना। अब ब्रिटिशर्स, क्योंकि उस समय बंगाल क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था। चिल्ड्रन, आई होप यू नो दैट मुगल एम्पायर जब था उस समय जो दिल्ली वाला जो रीजन है, दिल्ली, आगरा, ठीक है, देन ये जो पोर्शन है ये उस समय क्या था, इंपॉर्टेंट सेंटर था। ओके, सो जो किंग दिल्ली को कैप्चर कर लेगा वो फिर पूरे कंट्री का जो है वो सुल्तान या किंग कहलाता था। तो बिल्कुल वैसे ही जब ब्रिटिशर्स जो आए थे उसमें बंगाल जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था, क्योंकि बंगाल इज़ इनफैक्ट ये पानी के पास है, तो बहुत ईजीली सी रूट के थ्रू जो है ब्रिटिशर्स जो है वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते थे इंडिया से। ओके, सो दैट इज़ वाई उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बंगाल को अपना फोकस बनाया, बंगाल को सबसे पहले क्या किया, कॉन्क्वेस्ट किया, उसको कैप्चर किया। ओके, नाउ by the middle of 17th century the English East India Company had set up a new factories in the Bengal। ठीक है, उन्होंने बंगाल में अपने सेंटर्स जो है वो एस्टैब्लिश, अपनी फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी। ओके, द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड फोर्ट विलियम टू सेफगार्ड देयर, सो फोर्ट विलियम इज इन बंगाल। ओके, सो
फोर्ट विलियम टू सेफगार्ड देयर सेटलमेंट्स इन द बंगाल। फोर्ट विलियम, आपको पता ही है फोर्ट उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या किए, बिल्ड किए। इट इज़ ऑन द हुगली रिवर। ओके, सो फोर्ट विलियम उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। व्हेन दे एक्सपांडेड देयर फोर्टिफिकेशंस, फोर्टिफिकेशन मतलब डिफेंस हम कह सकते हैं, एंड मिसयूज देयर ट्रेडिंग राइट्स, द नवाब ऑफ द बंगाल। सी, पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, सबसे पहले फरूख शियार जो मुगल एम्परर है, उससे उनको ट्रेडिंग राइट्स जो है वो मिले थे। उन्होंने कहा था हम इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए हैं, हम ट्रेड करेंगे चले जाएंगे। लेकिन उनका एक्चुअल मोटिव क्या था? इंडिया में आना, इंडिया में इंडिया को पूरी तरीके से अपने अंडर कर लेना और इंडिया को ख़त्म करके अपना ओन एम्पायर इस्टेब्लिश करना। सो उन्होंने ट्रेड का बोलकर इंडिया में एंटर किया था, लेकिन एक्चुअल मोटिव क्या था उनका? इंडिया को जितना हो सके डिस्ट्रॉय करना, इंडिया के सारे रिसोर्सेज को यहाँ से लेकर यहाँ से चीप प्राइसेस में परचेज करके अपने यूरोपियन मार्केट्स में हायर प्राइसेस पे सेल करना। यही उनका मेन हम कह सकते हैं मोटिव था। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या किया ब्रिटिशर्स ने, बंगाल में अपने ट्रेड्स के साथ साथ में इन्होंने अपने ट्रेडिंग राइट्स से उनको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ का जो नवाब था बंगाल का, सिराजुद्दौला, ठीक है, जिन्होंने परमिशन दी थी कि आप ट्रेड कर सकते हैं, वो इनसे बहुत ज़्यादा क्या हो गया, नाराज़ हो गया, क्योंकि उसको ये वाइब आने लग गई कि नो, दे आर थिंकिंग ऑफ मोर देन ट्रेडिंग राइट्स। उनको और ज़्यादा उनको शायद बंगाल में या इंडिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करना है। उसको वो वाइब आ गई थी कि नहीं, ये ओनली ट्रेड पर्पज से नहीं आई है, ये दूसरे पर्पज से भी इंडिया में आए हैं। ठीक है, एक्सपेल देम फ्रॉम द कैलकाटा। ओके, सो सिराजुद्दौला जो है उसने ब्रिटिशर्स को हटा दिया कि नहीं, अब आपका यहाँ पे ट्रेडिंग राइट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेडिंग राइट्स को क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। ओके, सो ही गॉट वेरी एंग्री ऑन द ब्रिटिशर्स एंड ही एक्सपेल देम फ्रॉम द कैलकाटा। कैलकाटा से उसने उनको निकाल दिया। ओके, However, under the able leadership of लॉर्ड क्लाइव। ओके, अब क्या हो गया, क्योंकि जो सिराजुद्दौला है वो नाराज़ हो गया, उसने कैलकाटा से ब्रिटिशर्स को निकाल दिया। तो अब यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वॉर किया, बैटल किया, किसके साथ में, सिराजुद्दौला के साथ में। ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड क्लाइव द कंपनी मैनेज टू विन ओवर इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द सिराज कोर्ट सच एज मीर जाफर, कमांडर इन चीफ। ओके, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स भी इस बात से एंग्री हो गए कि क्या हमको सिराजुद्दौला ने निकाल कैसे दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वॉर किया और सिराजुद्दौला को सक्सेसफुली उस वॉर में हरा दिया। उसके जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो थे सिराज के, यानी कि मीर जाफर जो उसका कमांडर इन चीफ था, यानी कि जो मिलिट्री हेड था, उसको भी उन्होंने क्या किया, डिफीट कर दिया और वो जीत गए। ओके, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। बैटल ऑफ प्लासी, चिल्ड्रन, जो हमारा हिस्ट्री जो है उसमें जहाँ पर जिस जगह पे बैटल होता है वही उस बैटल का नाम रखा जाता है। सो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी इज द नेम ऑफ अ प्लेस। ओके, सो ये जो वॉर हुआ था नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिशर्स के बीच में, उस बैटल को हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, जो कब हुआ था, 1757 में। और इसमें किसको विक्ट्री मिली थी, ब्रिटिशर्स को इस वॉर में विक्ट्री मिली थी। ओके, द बैटल ऑफ प्लासी पेव द वे फॉर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल एंड इवेंचुअली द होल ऑफ द इंडिया। ओके, सो इस बैटल को जीतने के बाद में ब्रिटिशर्स ने बंगाल को पूरी तरीके से कॉन्क्वेस्ट और कैप्चर कर लिया था और इस तरीके से उन्होंने होल ऑफ द इंडिया में अपना एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया। क्योंकि बंगाल उस समय एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, जो बंगाल को कैप्चर करेगा वो पूरे इंडिया का एक तरीके से हम कह सकते हैं हेड कहलाएगा। तो बिल्कुल वैसे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेंटर जो था, जोग्राफिकली जो इंपॉर्टेंट था, उसको कैप्चर किया। इस तरीके से वो पूरे इंडिया में उन्होंने अपना एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया सक्सेसफुली। ओके, नाउ मीर जाफर जो उस समय ये कमांडर इन चीफ था, सिराजुद्दौला की तो क्या यहाँ पर डेथ हो गई थी क्योंकि उसको मार दिया गया था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स से, मीर जाफर द न्यू पपेट नवाब। अब मीर जाफर को उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल बना दिया, जो एक्चुअल में उनका क्या था, पपेट था, जिसके पास कोई भी राइट्स नहीं थे। ओके, इंस्टॉल्ड बाय द ब्रिटिश टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम 24 परगनाज इन बंगाल अलॉन्ग विद द राइट टू ट्रेड। अब यहाँ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर जाफर जो कि कमांडर इन चीफ था, वहाँ पे उनको नेम से उसको रूलर बना दिया, वहाँ का नवाब बना दिया, जिसके पास एक्चुअल में कोई राइट्स नहीं थे और ब्रिटिशर्स के पास सारे राइट्स थे, ट्रेडिंग के राइट्स थे। और उन्होंने मीर जाफर को कहा था कि अब तुम्हें इस अपने एरियाज़ में जो 24 परगनाज जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ से तुमको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा और हमको देना पड़ेगा। वो एक्चुअली क्या था, ही वॉज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश बिकॉज ही हैड नो राइट एक्सेप्ट टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द ब्रिटिशर्स। ओके, सो आई
hope this chapter was clear to you. I will continue with this chapter in the next video. So children, thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe. I will meet you in the next interesting video. That means the second part of this chapter. Till then, bye. Take care.